प्रणाम मित्रों। ओशो के योगदान की बात करें तो उसकी जो फ़हरिस्त है बहुत लंबी है। लेकिन फिर भी हम ओशो के महान और अद्वितीय योगदान की बात करें तो वह है ओशो का ध्यान और ओशो की ध्यान विधियाँ। जी हाँ, अब आप लोग कहेंगे कि ओशो ने ऐसा क्या दिया ध्यान में? हालाँकि ओशो से पहले भी ध्यान इस जगत में था। फिर ओशो के ध्यान में ऐसी क्या बात है? उनके द्वारा दी गई विधियों में ऐसी क्या अद्वितता या भिन्नता है? मैं आपको बता दूं, ये सत्य है कि ओशो से पहले भी ध्यान था, लेकिन वो ध्यान बहुत मुश्किल था। उसको करने के लिए आपको पहाड़ों पे जाना पड़ता था, बड़ी-बड़ी गुफाओं का सहारा लेना पड़ता था या धरती पर भी रह के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन थे। वो जो ध्यान था उसमें सिर्फ शांत बैठना था, फिर वह चाहे बंद आँखें करके बैठना हो, कान बंद करके बैठना हो, अपनी भ्रुकुटी स्थान पर ध्यान लगाना हो, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाना हो या कुछ भी करना हो, अपने को बंद करना था, अपने रोकना था, अपने भीतर जाना था। लेकिन ये सब बंद करने के बावजूद उस मन का क्या, जिसके अंदर इतने सारे विचार होते हैं, जिसके अंदर इतना सैलाब और तूफ़ान होता है। ओशो ने उस सैलाब पर, उस तूफ़ान पर काम किया, क्योंकि इन सब से उस मन को दबाया नहीं जा सकता था। इसीलिए ओशो की जो ध्यान विधियाँ हैं, वो सक्रिय ध्यान विधियाँ हैं। ओशो से पहले जो ध्यान की परिभाषा थी, ध्यान का मतलब ही ये था कि सीधे, चुपचाप, एकदम शांत बैठना, ये परिभाषा थी। यह उसकी एक छवि थी ध्यान की। लेकिन ओशो ने ध्यान को पहली बार व्यावहारिक और वैज्ञानिक बनाया। सच बताऊँ तो ओशो की जो ध्यान की विधियाँ हैं, वो पहले मन की सफाई करती हैं। जो पहले के ध्यान, पारंपरिक ध्यान थे, उसमें ऐसा नहीं होता था। उसमें सारा का सारा जोर शरीर को शांत, शरीर को ठहराने, अंदर जाने पर था। लेकिन वो ठहर भी गया तो उस मन का क्या? तो जो दबी हुई चित्त की वृत्तियाँ थी, उस पे काम नहीं हो पाता था। फिर हमारा गुस्सा है, तनाव है, चिड़चिड़ापन है, तो इन सबको निकालने के लिए 24 घंटे जो मन बातें करता अपने आप से, उसका कोई रास्ता नहीं था, कोई माध्यम नहीं था। लेकिन ओशो पहले इंसान थे जिन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने अपने ध्यान के अंदर सक्रियता लाए और सक्रियता के लिए उन्होंने रेचन कराया। रेचन यानी अपने भीतर जो भी हमारा दबाव है, जो भी हमारा मन दबा हुआ है, कुंठित हुआ है, उसको बाहर निकालना। फिर वो चाहे हँसकर हो, रोकर हो, चीख कर हो, गाकर हो, नाच कर हो, तो किसी भी ढंग से, क्योंकि चुपचाप बैठ लेने से, मंत्र जप लेने से, माला फेर लेने से थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए मन एकाग्र हो जाता है, चीज़ों से हट जाता है, लेकिन वो जो मलबा भरा हुआ है वो बिना रेचन के नहीं निकलता। तो उसके लिए ओशो को उछलवाना पड़ा, चाहे कूदवाना पड़ा, चाहे नचवाना पड़ा, वो सब ओशो ने जोड़ा। और इतना ही नहीं, जहाँ हम कहते थे ध्यान मतलब एकदम शांत, बिना बोले चुपचाप बैठना, वहीं ओशो ने जिब्रिश का प्रयोग किया, यानी बुलवाया। जो मित्र जानते हैं ओशो जगत के, वो जानते हैं जिब्रिश क्या होता है, यानी कुछ भी अनर्गल उस भाषा में बोलना जिस भाषा को आप नहीं जानते। तो शोर करना, बोलना, कुछ ऐसा बोलना, ये भी ध्यान की विधि थी जो ओशो से पहले पारंपरिक ध्यान के अंदर नहीं थी। तो लोगों को पहले तो बहुत अजीब लगता था कि ध्यान में उछल क्यों रहे हैं, कूद क्यों रहे हैं, या ये जो जिब्रिश हम कहते हैं वो क्यों हो रहा है। तो इसका एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक पक्ष था जो सिर्फ ओशो लेकर आए। उन्होंने मनुष्य के उस तल पर काम किया। देखा जाए तो ओशो सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु ही नहीं, सबसे बड़े प्रयोगवादी मनोवैज्ञानिक भी हैं। वो मानव चेतना को, मानव के चित्त को अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए अपने ध्यान में उन्होंने सक्रियता को जोड़ा, एक्टिव मेडिटेशन को जोड़ा। इतना ही नहीं, ओशो एक पहले ऐसे आध्यात्मिक गुरु रहे, संबुद्ध रहे, जिन्होंने पूर्व के जितने भी बड़े-बड़े संबुद्ध गुरु, मार्गदर्शक हुए हैं, उनकी विधियों का प्रयोग किया। प्रयोग इसलिए किया क्योंकि हर एक का अपना स्वाद था, अपना रंग था, अपना ढंग था, और उन्होंने हमें उस ढंग से, सरलता से हम तक पहुँचाया। कितनी सारी विधियाँ या कितने सारे गुरुओं को या विदेशी चिंतकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को जो हम नहीं जानते थे, वह आज पूरे विश्व भर में सिर्फ ओशो की वजह से जाने जाते हैं, क्योंकि ओशो ने न केवल उनको रेखांकित किया, बल्कि उनकी
उनकी ध्यान विधियों को और भी प्यूरिफाई करके हमारे सामने रखा। तो एक तरीके से जब हम ओशो की ध्यान विधियाँ करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम कहीं न कहीं बाकी इससे पूर्व की जो भी ध्यान विधियाँ रही हैं, उनको भी हम कहीं न कहीं सीख जाते हैं, उनका भी हम प्रयोग कर लेते हैं और साथ में जो ओशो ने अपने इतने लंबे अनुभव के बाद पाया, उसका भी हम स्वाद चख लेते हैं। और ये सारी विधियाँ हमारे तन, मन, भाव, व्यक्तित्व सब पे कार्य करती हैं और यही कारण है कि आज पूरे विश्व में ओशो की ध्यान विधियों को डॉक्टर्स भी करने के लिए कहते हैं, खासकर सक्रिय डायनेमिक मेडिटेशन वगैरह इत्यादि को करने के लिए। और जो लोग ओशो का नाम नहीं ले सकते किसी कारण से, वो लोग भी ओशो की ध्यान विधियाँ चुराते हैं या उसका पाठ चुराते हैं या उसके ढंग से अपने ध्यान की विधियों को कराते हैं ताकि उसमें भी सक्रियता आ सके। वो भी जान चुके हैं कि आज जो ओशो की ध्यान विधियाँ हैं वो बहुत ही कारगर हैं और उनका बहुत उपयोग है, लेकिन वो बस नाम नहीं लेना चाहते ओशो का, इसलिए वो भी अपनी ध्यान विधियों में वो सारी चीज़ें कराते हैं। इतना ही नहीं, ओशो कहते हैं कि तुम्हें ध्यान करने के लिए किसी पहाड़ी पर, किसी जंगल पे जाने की ज़रूरत नहीं। मेरी ध्यान विधियाँ आप पूरे मार्केट प्लेस में, शहर के कोलाहल के बीच में, ऑफ़िस में, ट्रेन में जाते वक़्त भी कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि हम सोचते थे कि ध्यान का मतलब यही था कि चुपचाप बैठना, किसी कोने में बैठना, एकांत में बैठना। ओशो ने इतनी सारी विधियाँ दी हैं, 108 विधियाँ तो मोटे तौर पे हैं ही, लेकिन जब कोई उनसे निजी तौर पे दर्शन के समय मिलता था, तो व्यक्तिगत रूप पे वह उनको छोटी-बड़ी कई ध्यान विधियाँ देते थे। यदि हम उनको भी एक साथ कर दें, जोड़ लें तो हज़ारों विधियाँ। ओशो ने मनुष्य के तल के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से, उसकी अवस्था के हिसाब से उनको ध्यान विधियाँ दी और वो इतनी ज़्यादा कारगर थी, इतनी ज़्यादा वैज्ञानिक थी कि पूरे उनके अंतःस्थल पे उन्होंने काम किया। ओशो की जो ध्यान विधियाँ रही वो रेचन पहले मन का सफाई करती हैं, पहले मन को साफ करती हैं, फिर ऊपरी सतह पर आती हैं और मन ही इंसान के रोग का कारण है और मन के रोग के कारण शरीर के रोग बढ़ते हैं। तो कहीं न कहीं ओशो की जो ध्यान विधियाँ हैं, वो तन मन के स्वास्थ्य को, आत्मा को भी शुद्ध करते हैं और हमको तंदुरुस्त भी बनाते हैं। ओशो ने कहा कि मेरी ध्यान विधियाँ हँसते-खेलते की जा सकती हैं। ओशो ने कहा और ओशो ने कर दिखाया कि नाचना भी ध्यान हो सकता है, बागबानी भी ध्यान हो सकता है, पेंटिंग करना भी ध्यान की विधि हो सकती है, खाना पकाना भी ध्यान हो सकता है। तो पहली बार ओशो ने जो चली आ रही परंपरा की रिजिड ध्यान की विधियाँ थी, उनसे हमें न केवल मुक्त किया बल्कि बताया उनके बिना भी ध्यान संभव है। तो आज आप जो ध्यान की विधियाँ चारों ओर देख रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं जो बाकी लोग भी करा रहे हैं, उनमें भी ओशो का ही कहीं न कहीं योगदान है। लेकिन सच बात तो ये है, लोग सीख ओशो से ही रहे हैं, क्योंकि ओशो पहली बार वो इंसान थे जिन्होंने ध्यान को सक्रियता के साथ जोड़ा और मन की सफाई पर रेचन कराया, इतना सारा उछलना, कूदना, रोने को तवज्जो दी। नहीं तो ये सारी चीज़ अगर ध्यान के बीच में आ जाए तो हम कहते हैं ध्यान भंग हो गया, लेकिन ओशो ने ये ऐड कराया। और तो और लतीफ़े, चुटकुले भी कहीं न कहीं ओशो के जो प्रवचन का हिस्सा रहे, वो ध्यान का हिस्सा भी रहे। क्योंकि जब ओशो देखते हैं, जब बहुत कोई गहरा ध्यान में चला जाता है, तो उसको अगर सुलाना, उसको नींद में ले जाना या शवासन में ले जाना ज़रूरी है, शरीर की शिथिलता ज़रूरी है, वहीं उसको हँसाना भी ज़रूरी है, रुलाना भी ज़रूरी है। तो पहली बार ऐसा हुआ, जिसे आजकल हम लोग लाफ्टर थेरेपी कहते हैं, क्राइंग थेरेपी कहते हैं, ये इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ओशो ने ही शुरू करी और ध्यान का पाठ है, ध्यान का प्रयोग है, ये सब ओशो के द्वारा ही शुरू हुआ। क्योंकि रोना तो हम सोचते थे कमज़ोर आदमी रोता है, या हँसते थे कि हँसना तो मनोरंजन होता है, और तो और डांस को हम कीर्तन तक समझ लेते थे कि चलो जब कोई आदमी खुश हो रहा है तो डांस कर रहा है या परमात्मा की उसमें नाच रहा है। लेकिन कभी भी हमने नृत्य को, रोने को, हँसने को, चीखने को, चिल्लाने को, ड्राइंग को, पेंटिंग को, इनको कभी भी हमने ध्यान नहीं कहा, ना ही इसको हमने ध्यान का मार्ग या ध्यान करने के लिए एक मार्ग बताया। तो ये भी सब कुछ ओशो ने दिया, जो बहुत कम लोग जानते हैं। एंड आई एम श्योर इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि क्यों ओशो को वैश्विक स्तर पे लोग इतना मानते हैं या उनको कॉपी करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, क्योंकि उनकी
जो विधियाँ हैं या यूँ कहूँ कि जो बाकी योगदान है वो बहुत बड़े पैरामीटर पर है। तो सारे योगदान को मैं साइड कर दूँ, सिर्फ़ ये बात करूँ कि ओशो ने क्या दिया, वो है ध्यान की विधियाँ, ध्यान की जो उन्होंने इतनी नए मनुष्य को ध्यान की विधियाँ दी, वो बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक है, व्यावहारिक हैं और ये जो योगदान है उनका विश्व में हमेशा आध्यात्मिक जगत में ही नहीं, वैज्ञानिक जगत में और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमेशा याद किया जाएगा। जब-जब आदमी के जिसे कहते हैं बॉडी, माइंड, सोल की बात होगी, उसकी तंदुरुस्ती की बात होगी, उसकी अलाइनमेंट की बात होगी, उसके संतुलन की बात होगी, तब-तब ओशो के ध्यान विधियों को, ओशो के नाम को याद किया जाएगा। आशा है आप ओशो के इस योगदान को समझे होंगे और इस योगदान को ध्यान रखेंगे। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।